हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं श्री आशीष गुप्ता। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का सबसे मेन सब्जेक्ट जो कि अकाउंट्स उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के इस लेक्चर से हम लोग हमारा क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक हमने ओपन कर लिया है। तो ये आपका क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं। एक बार सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका इंडेक्स है कि टोटल इसमें आपको 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 12 का अकाउंट स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों का कमेंट आता है कि सर क्लास 12 के अकाउंट स्टार्ट करने के पहले हमें अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स जो हमने 11वीं में पढ़े थे उसे आप हमें एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो इस लेक्चर का हमारा पर्पस ये होगा कि इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल अभी क्लास 12 को स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लास 12 स्टार्ट करने के पहले जो सबसे मेन चीज़ है, जो कि है आपके क्लास 11 के बेसिक्स और क्लास 11 का जो भी हमने क्लास 11 में जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अकाउंट्स के, वो सारी चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर का सबसे मेन पर्पस यही होगा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े थे और उसे एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, ताकि आपको क्लास 12 स्टार्ट करने के पहले आपका जो बेसिक्स है वो एक बार स्ट्रांग हो जाए। तो अभी फिलहाल हम लोग इसे टेक्स्ट बुक को साइड में रखते हैं और अभी हम आ जाते हैं हमारे क्लास 11 का सिलेबस के ऊपर, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का पूरा सिलेबस एक बार फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिवाइज करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जनरली बहुत सारे बच्चे लोग 11वीं में नहीं पढ़ते, या तो बहुत सारे बच्चे लोग 11वीं में कुछ कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं। तो इस लेक्चर का हमारा यही पर्पस था कि आपने जो भी आपने 11वीं में पढ़ा था उसे एक बार हम लोग पूरा फास्ट ट्रैक बेसिस पे पूरा रिवाइज करेंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपका क्लास 11 का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस ओपन कर लिया है। टोटल आपके क्लास 11 में हमने टोटल 10 चैप्टर्स पढ़े थे क्लास 11 के अकाउंट सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर को समझेंगे कि हर चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी, हर चैप्टर के पीछे क्या क्या हम कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। तो सबसे पहला चैप्टर था हमारा क्लास 11 में, जो कि सबसे पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हम देख सकते हो, हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा था बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो जनरली बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, तो जनरली जब कभी भी आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको अज्यूम करना है कि आप एक बिजनेसमैन हो और आप डे टू डे बेसिस पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो और काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। तो एक चीज़ समझना है कि जब कभी भी आप बिजनेस करोगे तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस पे करोगे उसको आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी हम लोग के बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो बुक कीपिंग का हमने मतलब देखा था। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक वे। तो यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले चैप्टर में बुक कीपिंग का मतलब देखा था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल आपको समझना है, जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसे आप लोग एक अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, जो जिसे हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग पूरा बोलते हैं बुक कीपिंग। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला देखा था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे हमने देखा था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है। तो जनरली बुक कीपिंग में क्या होता है, आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, वेरएज अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें आ जाती है, आपका बुक कीपिंग भी आ जाता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो बुक कीपिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, वेरएज अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग आप बोल सकते हो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, क्योंकि बुक कीपिंग में क्या करते हैं, हम खाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। वेरएज अकाउंटेंसी में आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेके पूरा फाइनलाइजेशन स्टेज तक, जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं बन जाता, वो सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे कवर होते हैं, आपके अकाउंटेंसी में। तो यहाँ आप बोल सकते हो बुक कीपिंग एक छोटा पार्ट है और अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा था अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। तो ये हमने देखा था बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जनरली अकाउंटिंग में हम लोग दो मेथड फॉलो करते हैं। सबसे पहला मेथड था आपका कैश बेसिस और दूसरा होता है अक्रूअल बेसिस। तो इसमें क्या होता है, जो भी आप डे टू डे बेसिस पर ट्रांजेक्शन करते हो
उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने का कोई तरीका होता है, तो उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें दो मेथड होते हैं, सबसे पहला होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। तो एक एक करके समझते हैं। कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में क्या होता है, जब कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, उसे आप जब भी आपको फिजिकली कैश मिलता है तभी आप उसे रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कस्टमर को सेल्स किया, तो आप अपने बुक्स में सेल्स कब रिकॉर्ड करोगे? जब भी वो सामने वाला पार्टी आपको पेमेंट करेगा। तो जैसा कि नाम में दिया है कैश बेसिस, जब भी आपको कैश रियलाइज होगा तभी आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। जब भी आपको कोई पैसा मिलता है तभी आप इनकम रिकॉर्ड करोगे, और जब भी आप किसी को पैसे देते हो तभी आप उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। तो कैश बेसिस में क्या होता है, आप कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करते हो जब आपके पास से इनफ्लो या तो आउटफ्लो होता है, कैश का इनफ्लो या तो आउटफ्लो होता है। तो ये हमने देखा था कैश बेसिस। कैश बेसिस में आपको सिंपल समझना है, जब कभी भी आपके पास से कैश मूवमेंट होता है तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट था अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट में माल बेचा, तो आप क्या करोगे, आप उसे तुरंत उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे कि ना कि जब वो पार्टी आपको पैसे देगी तब उसे रिकॉर्ड करोगे। तो अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, अक्रूवल बेसिस में जब कभी भी आपको आप इनकम कब रिकॉर्ड करते हो, जब आप उसे अक्रू करते हो या तो आप उस इनकम को अर्न करते हो। इसका हमने एग्जांपल देखा था, जब कभी भी आप किसी को क्रेडिट सेल्स करते हो, तो क्रेडिट सेल्स जब आप करोगे तभी आप उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे। उसी तरीके से जो एक्सपेंसेस होते हैं अक्रूवल बेसिस में, एक्सपेंसेस को आप कब रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, जब आप एक्सपेंसेस को इनकर करोगे। सपोज एग्जांपल, आपने कोई परचेस किया और वो अपने क्रेडिट में परचेस किया, तो आपके पास से कैश तो गया नहीं, लेकिन आपका वो एक्सपेंसेस ड्यू हो गया क्योंकि सामने वाले पार्टी को आपको पेएबल हो गया। तो आप क्या करोगे, उस एक्सपेंसेस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, क्योंकि वो एक्सपेंसेस ऑलरेडी आपका इनकर हो चुका है। भले आपने पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, आपको अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड करना होगा। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारे अकाउंट्स में अक्रूवल बेसिस ही फॉलो होता है, कैश बेसिस हम लोग फॉलो नहीं करते। आपको जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है उसे आपको अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करना होता है। तो ये हमने देखा था मेथड ऑफ अकाउंटिंग। दो मेथड देखे थे, एक तो कैश मेथड और दूसरा होता है अक्रूवल मेथड। कैश मेथड में जब भी आपको कैश मिलेगा तभी आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, और अक्रूवल में जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन को अक्रू करोगे, ड्यू करोगे या कोई इनकम अर्न करोगे तभी आप उसे रिकॉर्ड करते हो। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली हम लोग ट्रांजेक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फिर हमने यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में दो चीजें देखी थी। सबसे पहला था एक तो कैश और दूसरा था क्रेडिट। कैश में क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन में कैश या तो पे होता है या तो रिसीव होता है, इमीडिएटली होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और दूसरा होता है क्रेडिट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि आपको कैश तुरंत नहीं मिलता, वो लेटर स्टेज पे मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, जबकि कैश वाले ट्रांजैक्शन में क्या होता है, कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। तो ये हमने देखा था कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। फिर उसके बाद था हमारा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जब किसी ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता है या तो पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप किसी को सामने गुड्स देते हो और सामने वाला आपको रिटर्न में भी गुड्स देता है। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता, पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये था आपका नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आपको समझना है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, दो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखे थे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फिर इसके बाद हमने कुछ फाइनेंशियल टर्म्स देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स देखे थे। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कौन से हमने फाइनेंशियल टर्म्स देखे थे। सबसे पहला हमारा टर्म था कैपिटल। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी बिजनेस में पैसे लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो सिंपल आपको समझना है कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कोई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो गया, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। तो जो भी आपने बिजनेस में पैसे लगाए उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ करते हो या तो कोई गुड्स विड्रॉ करते हो फॉर पर्सनल यूज, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप किसी कैश या तो गुड्स विड्रॉ करते हो फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे पर्सनल यूज होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। फिर उसके बाद हमने देखा था डेटर्स का मतलब। डेटर्स का सिंपल मतलब समझना है कि डेटर मतलब क्या होता है। डेटर मतलब वो पर्सन जिससे आपको पैसे लेने हैं। तो डेटर का मतलब हमने देखा था, डेटर का आपको सिंपल मतलब समझना है, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज टू रिसीव। हमें इससे पैसे लेना है। डेटर मतलब कौन हो गया, जिससे हमें पैसे लेना है, वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है। फिर उसी तरीके से जैसा डेटर होता है वैसा क्रेडिटर भी होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसे आपको पैसे देना है।
तो क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे। यहाँ पे हमें उस पर्सन को पेमेंट करना है, हमें उसे देना है, क्योंकि डेटर से हम लोग पैसे लेते हैं और क्रेडिटर को हम लोग पैसे देते हैं। तो ये हमने देखा था डेटर और क्रेडिटर का मतलब। डेटर मतलब सिंपल आपको समझना है, जिस किसी से भी आपको पैसे लेना है तो उसे हम लोग बोलेंगे डेटर, वो हमारे लिए डेटर बन जाता है। और क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिस किसी को भी आपको पेमेंट करना है, पैसे देना है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। फिर ये हमने डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट देख लिया था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको समझना है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, सपोज आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा और आपने क्रेडिट में बेचा और उसे आपने बोला कि भैया तू मुझे 2 महीने बाद पैसे दे दे। तो ये क्या हो गया, वो सपोज 2 महीने बाद उस कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए, तो ये क्या होगा, ये आपके लिए वो पैसा डूब गया, या तो आप बोल सकते हैं ये आपके लिए लॉस हो गया। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपको पैसा मिलने वाला था वो फिलहाल के लिए अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, इररिकवरेबल मनी, जो आपको पैसा मिलना था वो फिलहाल अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। सिंपल आपको समझना, बैड डेब्ट्स क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब आपके बिजनेस के जो भी खर्चे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम लोग नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड एक्सपेंडिचर। तो अभी हम लोग समझते हैं एक एक करके इनका मतलब क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सपोज आपने अपने बिजनेस में कोई एक्सपेंडिचर किया और वो लॉन्ग टर्म के लिए किया। सपोज कीजिए आपने कोई एक मशीनरी परचेज किया, तो ये आप मशीनरी अपने बिजनेस में एक साल के लिए यूज़ करोगे या कुछ दिनों के लिए यूज़ करोगे, आंसर नहीं, क्योंकि मशीनरी आपने परचेज किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसे सालों साल तक यूज़ करोगे, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको सालों साल तक होगा। तो आप जो भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर करते हो जिसका बेनिफिट आपको 1 से ज़्यादा साल के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली किस चीज़ के लिए होता है, जब कभी भी आप कोई फिक्स असेट परचेज करते हो तो वो सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, वो सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। या तो आप बोल सकते हो जो भी आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए एक्सपेंडिचर किए वो सारे आपके कहाँ पे आते हैं, वो आपके आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल आपको समझना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस के डे टू डे खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज कीजिए आपने किसी से परचेज किया, आपने कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक्सपेंस किया, तो वो सारी चीज़ें क्या है आप डे टू डे बेसिस पे अपने बिजनेस में कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या तो आप बोल सकते हो जो आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस आप 1 साल के अंदर तक ही करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके कहाँ पे आते हैं, वो सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखा जो आपके डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए और वो एक्सपेंसेस जिसकी बेनिफिट 1 साल से कम तक होती है, वो सारी चीज़ें आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर सेम आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा ही होता है। इसमें जो बेनिफिट होती है उस एक्सपेंडिचर से वो 1 से ज़्यादा साल के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंस इनकर कर दिया, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस आपको 1 ही साल के लिए बेनिफिट होगा, आंसर है नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको सालों साल तक होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। बेसिकली इसका नेचर रेवेन्यू जैसा ही होता है, बट खाली क्या होता है इसकी बेनिफिट हम लोग को 1 से ज़्यादा साल के लिए होती है, इसके लिए हम लोग इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमने यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था डिस्काउंट का। डिस्काउंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, डिस्काउंट मतलब कंसेशन। तो डिस्काउंट में हमने 2 चीज़ें देखी थी। डिस्काउंट में सबसे पहला था आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा था आपका कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता था। जब कभी भी जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज है तो सेल दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सपोज कीजिए आप आज किसी स्टोर में गए और आपने वहां से कुछ गुड्स परचेज किया, तो सामने वाले सेलर ने क्या किया, आपको एक 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो वो क्या होगा, तुरंत जब भी आपने गुड्स परचेज किया तुरंत आपको डिस्काउंट दे दिया गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज या तो सेल ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जो आपकी एमआरपी होती है। लिस्ट प्राइस मतलब जो आपका एमआरपी हो गया। तो जो भी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज या तो सेल दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट था कैश डिस्काउंट। जैसा नाम में दिया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जनरली ये डिस्काउंट कभी होता है जब भी आप सामने पेमेंट करने जाते हो, तो उस टाइम पे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जनरली ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जनरली कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि सामने वाला पार्टी हमको जल्दी पैसा दे दे, जल्दी पेमेंट कर दे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं ताकि सामने वाला हमको जल्दी पेमेंट कर दे। तो ये हो गया, हमने देखा था कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग ईयर। इसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो जनरली जिस तरीके से आपका कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, तो उसी तरीके से जो अकाउंट में जो आपका कैलेंडर ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो जनरली अकाउंट्स में हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च पे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था जो कि था गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको समझना है। गुडविल मतलब क्या होता है, एक बिजनेस का रेपुटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो जनरली हमने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है, कॉर्पोरेट्स होती है, जैसे आपके टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, अदानी हो गए, इनकी मार्केट में अलग ही वैल्यू है, अलग ही रेपुटेशन है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे गुडविल। तो गुडविल का मतलब सिंपल आपको समझना है, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये हमने देख लिया गुडविल का मतलब। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है, तो जनरली असेट का मतलब क्या होता है, असेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। जो भी आप प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आप ओन करते हो उसे हम लोग बोलते हैं असेट्स। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में आपकी मशीनरी हो गई, आपका स्टॉक हो गया, आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, आपका फर्नीचर हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स। तो आपको सिंपल समझना है असेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स। यहाँ पे आपने समझा असेट का मतलब सिंपल आपको समझना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स, जिसकी एक डिफाइंड वैल्यू है और जिससे हमको एक फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसे हम लोग बोलते हैं असेट्स। असेट्स में हमने देखा था असेट्स को जनरली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है नॉन करंट असेट्स, जिसे हम लोग फिक्स असेट भी बोलते हैं, और दूसरा था आपका करंट असेट्स। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन करंट असेट या तो फिक्स असेट क्या होता है। तो जनरली नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसकी यूजफुल लाइफ 1 से ज़्यादा साल के लिए होती है, या तो आप बोल सकते हो उस असेट से आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल के लिए होने वाली है। फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सारे असेट्स क्या है, ये सारे असेट्स आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाले हो, इनसे आपको बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल के लिए होने वाले हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट या तो फिक्स असेट बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे असेट्स का नेचर कैसा होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, और इससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल के लिए होती है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था करंट असेट्स। करंट असेट जिस तरीके से आपके नॉन करंट असेट्स होते हैं उसी तरीके से करंट असेट्स भी होते हैं। करंट असेट बेसिकली वो असेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, जैसे आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके शॉर्ट टर्म है, जिसकी इकोनॉमिकल लाइफ 1 साल से कम होती है। तो करंट असेट्स में क्या आता है, जो आपके शॉर्ट टर्म असेट्स होते हैं जिसकी इकोनॉमिकल बेनिफिट 1 साल से कम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं करंट असेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का सिंपल मतलब समझना है, लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, आपके जो भी पेबल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी मतलब आपको जिसे भी पैसा देना है, आपको जिसे भी पैसा देना है, या तो मैं बोलूँ जो भी आपके बिजनेस में जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑब्लिगेशंस जिसे आपको जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज हमने समझ लिया, लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस में जिसे आपको पेमेंट करना है, जो भी आपके पेबल्स है, जो भी जिसे भी आपको पैसा देना है, तो वो सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। लाइबिलिटीज में नॉर्मली हम लोग लाइबिलिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक होता है करंट लाइबिलिटीज। ये सेम आपके असेट्स की तरह ही होते हैं। जिस तरीके से आपके असेट्स में 2 कैटेगरी होती है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, उसी तरीके से सेम आपके लाइबिलिटीज में भी होती है। सबसे पहला होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज बेसिकली वो लाइबिलिटीज होती है जो आपको पेएबल है 1 से ज़्यादा साल के लिए, जो आपके पेएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सपोज आपने बैंक से लोन ले लिया 5 साल के लिए, तो ये क्या है, ये आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है जिसे आपको 1 से ज़्यादा साल के लिए पे करना है। तो ये क्या होगा, ये कहाँ पे आएगा, आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा। उसी तरीके से आपका होता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में वो सारे लाइबिलिटीज आते हैं जो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, जिसकी ड्यू 1 साल के अंदर होती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, तो करंट लाइबिलिटीज में बेसिकली जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आते हैं जिसकी पेएबल 1 साल से कम के अंदर होती है, और उसी तरीके से नॉन करंट में क्या होता है, जो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं जिसकी पेएबल 1 साल से ज़्यादा के लिए, जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल आपका बैंक लोन हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइबिलिटीज में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। तो सिंपल आपको समझना है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन की असेट की वैल्यू उसके लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो असेट की वैल्यू लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। और जब कभी भी किसी पर्सन की असेट की वैल्यू उसके लाइबिलिटी से कम है उसे हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट। का मतलब क्या होता है, बैंक करप्ट हो गया या तो वो पर्सन कंगाल हो गया। तो इंसॉल्वेंट कब होगा, जब उस पर्सन की असेट की वैल्यू उसके लाइबिलिटी से कम होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट। फिर उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था नेटवर्थ का। नेटवर्थ का सिंपल मतलब क्या होता है, नेटवर्थ मतलब क्या होता है, जो आपके असेट्स
माइनस लाइबिलिटीज होते हैं वो आपके नेटवर्थ होते हैं। तो नेटवर्थ मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज नोन एज नेटवर्थ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। तो यहाँ पे हमने कुछ अकाउंट्स के बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स देखे थे, जैसे आपका कैपिटल हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या होता है, असेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट और नेटवर्थ। तो ये सारे हमने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज देखे थे अकाउंट्स के। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद हम लोग रिवाइज करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि था मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो अभी हम लोग देखते हैं सेकंड चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहला था, सेकंड चैप्टर में हमने देखा था मीनिंग ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिंपल अगर आपको समझना है तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो जनरली बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन में जनरली दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो अगर दो पार्टी इन्वॉल्व है तो उसी तरीके से साइमल्टेनियसली दो अकाउंट भी इन्वॉल्व होंगे, और दो अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसी तरीके से दो इफेक्ट्स भी होंगे। तो जनरली अगर मैं आपको कंक्लूजन बोलूं तो हर ट्रांजैक्शंस के जनरली दो इफेक्ट्स होंगे। तो वो दो इफेक्ट्स हम लोग क्या करते हैं, हमारे बुक्स में उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का सिंपल मतलब होता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने बुक्स में उसके हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट देंगे, एक डेबिट इफेक्ट होगा और दूसरा होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो ये हमने समझा था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब। सिंपल आपको समझना है कि हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो ये हमने देखा था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जनरली हम लोग अकाउंट्स में जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट्स में जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और लास्ट में है नॉमिनल अकाउंट। तो एक एक करके समझते हैं कि इन अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट, जैसे नाम में ही दिया पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें सारे आपके पर्सन से रिलेटेड, वेदर वो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है या तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सारे पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे आपके पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हमारे जैसे लोग, जैसे मैं हो गया, आप हो गए। तो ये क्या है, हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आते हैं, आपके नेचुरल पर्सन अकाउंट में। जैसे आपका राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, पूजा अकाउंट हो गया, अशोक अकाउंट हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये सारे क्या है, हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सारे आपके कहाँ पे आते हैं, क्लासीफाई होते हैं नेचुरल पर्सन में। फिर उसके बाद पर्सनल अकाउंट में दूसरा चीज़ हमने देखा था आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली कहने के लिए तो पर्सन होते हैं लेकिन इनको अलग से एक एग्जिस्टेंस दिया जाता है। जैसे आपका हो गया, आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, कोई बैंक्स हो गए, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई एनजीओ हो गया। तो ये सारे लोग जो भी है, जो बैंक्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, कंपनीज हो गए, ये सारे भी एक पर्सन का डेजिग्नेशन इनको मिलता है, लेकिन इनको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या क्या आता है, आपके बैंक्स हो गए, क्लब्स हो गए, कंपनीज हो गए, ट्रस्ट हो गए, एनजीओज हो गए, ये सारे क्या होता है, इनको अलग से हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं एज अ पर्सन का डेजिग्नेशन देके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आते हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सन में। फिर उसके बाद लास्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये बेसिकली आपके पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। जैसे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस अकाउंट हो गया। तो ये भी कहाँ पे आते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखा था हमने रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में सारे असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज़ें आपके कहाँ पे आते हैं, रियल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट में हमने देखा था दो चीज़ें। सबसे पहला था आपका टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा था आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है। टेंजिबल रियल अकाउंट जैसे नाम में दिया टेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि वो सारे असेट्स जिसे आप फिजिकली देख सकते हो और उसे टच कर सकते हो या तो छू सकते हो, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आते हैं, आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे आपका मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गए, ये सारे क्या है, टेंजिबल चीज़ें जिसे आप फिजिकली देख सकते हो, छू सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने देखा मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स कहाँ पे आते हैं, आपके टेंजिबल रियल अकाउंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका इनटेंजिबल, जैसे नाम में दिया इनटेंजिबल। ये सारे भी एक असेट्स होते हैं लेकिन इन्हें आप फिजिकली नहीं दे सकते हो। जैसे आपका पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या है, हमारे बिजनेस के असेट्स है लेकिन आप इसे फिजिकली नहीं देख सकते हो, ये नॉर्मली ऑन पेपर ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में सारे आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और जो भी आपके इनकम एंड गेन्स होते हैं वो सारी चीज़ें आते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, जो भी आपके बिजनेस के जो भी खर्चे हैं
जो जैसे आपका परचेज हो गया, आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, जो भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस डे टू डे बेसिस पे होते हैं वो सारे आपके कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। फिर उसके बाद आपके इनकम एंड गेन, जो भी आपके बिजनेस में जो भी आपको इनकम हो रहा है, जैसे आपका सेल्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट हो गया, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में। तो ये हमने देखा था जनरली हम लोग अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे जो भी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, वेदर इट्स अ नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बेसिकली जो भी आपके सारे असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, वो सारे आपके रियल अकाउंट्स में आते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे आपके खर्चे और सारे आपके इनकम्स आ जाते हैं, तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखा था। तो हम लोग समझते हैं एक बार डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। तो जनरली हम लोग अकाउंट्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं, टी शेप में अकाउंट बनाते हैं। कोई भी अकाउंट अगर आपको बनाना होगा अकाउंट में, तो जनरली अकाउंट में टी फॉर्मेट में अकाउंट्स बनता है और उसमें 2 साइड होगा। सबसे पहला होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होगा आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या होगा, ये आपका डेबिट साइड होगा और दूसरा आपका राइट हैंड साइड होगा क्रेडिट साइड। तो जनरली जितने भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं, हर अकाउंट के जनरली 2 साइड होंगे। सबसे पहला होगा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाले को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो हर अकाउंट में ये यूनिवर्सल रूल अप्लाई होगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होगा। और हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। इसका मतलब होता है डीआर मतलब डेबिट रिकॉर्ड्स, सीआर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड्स। तो ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखा था। फिर उसके बाद हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखा था हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था और ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका आप अपना 12th का अकाउंट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पूरा अकाउंट्स का बैकबोन है ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, जब कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो हमें पता चलता है गोल्डन रूल से। तो जनरली हमारे गोल्डन रूल्स में 3 रूल्स होगा। पर्सनल अकाउंट के लिए अलग रूल होगा, रियल अकाउंट के लिए अलग रूल होगा, नॉमिनल अकाउंट के लिए अलग रूल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। पर्सनल अकाउंट का सिंपल रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन से रिलेटेड सारे अकाउंट्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस रूल अप्लाइज टू पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे आपका राम हो गया, राम एंड कंपनी हो गया, बैंक अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट के नेचर के। तो इनको रूल अप्लाई होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन रिसीव करता है तो उसके अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर कोई गिवर है तो उसके हम लोग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट का हमने रूल देखा था। पर्सनल अकाउंट का रूल आपको याद रखना है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर होगा वो उसका अकाउंट डेबिट होगा और जो गिवर होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स जैसा कि हमने देखा था रियल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आते हैं, सारे आपके असेट्स आते हैं। तो दिस रूल अप्लाइज, तो ये जो रूल है किसके लिए अप्लाई होता है, सारे असेट्स और प्रॉपर्टीज को ये रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट किसे करोगे, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो उसे आप डेबिट करते हो और अगर आपके पास से कोई चीज़ जाता है तो उसे आप लोग क्रेडिट करते हो। इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आज आपने एक मशीनरी परचेज किया कैश में, 10,000 रुपये का आपने मशीनरी परचेज किया, तो आपके बिजनेस में क्या आया, मशीनरी आया। तो आप क्या करोगे, मशीनरी को अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि आपने एक मशीनरी परचेज किया तो आपके पास बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आया तो मशीनरी के अकाउंट को डेबिट करोगे। और आपके पास से क्या गया, कैश गया, क्योंकि सामने आपने पेमेंट किया होगा, आपने 10,000 रुपये का मशीन परचेज किया तो 10,000 रुपये आपने कैश दिया होगा, तो आपके पास से क्या गया, क्रेडिट क्या गया, व्हाट गोज आउट, कैश। तो कैश को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कुछ आता है तो उसे आप डेबिट करोगे, आपके पास से कुछ बिजनेस से कुछ जाता है तो उसे आप क्रेडिट करोगे। फिर लास्ट में हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी आपके इनकम और गेन्स होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल द एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन्स। तो ये रूल किसे अप्लाई होता है, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंसेस है उसे आप अप्लाई होता है। यहाँ पे आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखना है कि जो भी आपके खर्चे हैं, बिजनेस के जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, उसे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जो भी आपके बिजनेस में जो भी इनकम है, जो भी आपको गेन्स होते हैं बिजनेस में, उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये हमने गोल्डन रूल्स देख लिया था। तो ये आपको चार्ट याद रखना है गोल्डन रूल्स के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोल्डन रूल्स। क्योंकि गोल्डन रूल्स नहीं आएगा तो आपको आप तो फाइनल अकाउंट भूल ही जाओ, क्योंकि फाइनल अकाउंट आपको जब तभी तक नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक गोल्डन रूल्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो गोल्डन रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए गोल्डन रूल्स।
तो ये हमने देख लिया था गोल्डन रूल्स। तो ये हो गया था हमारा सेकंड चैप्टर, ये हमने सेकंड चैप्टर भी देख लिया था जो कि था हमारा मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फिर हमारा थर्ड चैप्टर था जो कि जर्नल। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड चैप्टर में क्या क्या था, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्लास 11 में। तो जर्नल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। जर्नल में सबसे पहले हमने कुछ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमने देखा था वाउचर का मतलब क्या होता है। वाउचर मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप बिजनेस में कोई पेमेंट करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसे हम लोग बोलते हैं वाउचर। तो वाउचर क्या है, जब कभी भी आप बिजनेस में किसी को पेमेंट करोगे तो उस समय में आप एक वाउचर बनाओगे ताकि वो उस पेमेंट का एक एविडेंस हो जाएगा। तो वाउचर क्या होता है, जब कभी भी आप बिजनेस में कोई पेमेंट करते हो तभी एक वाउचर बनाओगे। फिर उसके बाद हमने देखा था कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या होता है, जब कभी भी आप बिजनेस में किसी को कैश पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट जैसे नाम में ही दिया है कैश वाउचर। तो कैश वाउचर कब बनता है, जब कभी भी आप अपने बिजनेस में से किसी को कैश पेमेंट करते हो तभी आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसे हम लोग बोलते हैं कैश वाउचर। फिर उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या होता है, जब कभी भी कोई सेलर गुड सेल करता है तो उस टाइम पे क्या करता है, वो एक बिल बनाता है, एक बिल बनाएगा, बिल जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे टैक्स इनवॉइस। और इसमें क्या होगा, इसमें उस सेल से रिलेटेड सारे डिटेल्स होंगे, जैसे आपका क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, और उसमें कितना उसने टैक्स चार्ज किया, कितना उसने जीएसटी चार्ज किया है, वो सारी चीज़ें आपके इस टैक्स इनवॉइस में वो लिख के सामने वाले पार्टी को इशू करेगा। तो टैक्स इनवॉइस क्या होता है, सिंपल आपको समझना, टैक्स इनवॉइस मतलब क्या होता है, आपका बिल होता है या तो इनवॉइस होता है। तो ये हमने देखा था टैक्स इनवॉइस। फिर उसके बाद हमने देखा था रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप बिजनेस में कोई आपको पैसे देता है तो उस टाइम पे आपको क्या करते हैं, उस टाइम पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो रिसिप्ट। तो रिसिप्ट बना के आप सामने वाले को देते हो ताकि वो एक प्रूफ हो जाता है कि सामने वाले पर्सन ने पेमेंट किया। या तो अगर आप किसी को पेमेंट करते हो सामने, तो सामने वाला क्या करेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट के लिए एक रिसिप्ट फाड़ के दे देगा, या तो डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं वो बना के देगा, जो कि एक प्रूफ होगा कि मुझे सामने वाले पर्सन से पैसे मिले। तो रिसिप्ट क्या होता है, जब कभी भी सामने वाले पर्सन को पेमेंट मिलता है तो उस टाइम पे वो उस पेमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए एक रिसिप्ट बना के सामने वाले पर्सन को इशू करता है। फिर उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ चेक। टाइप्स ऑफ चेक्स में हम लोग नॉर्मली देखा था बेरर चेक देखा था, क्रॉस चेक देखा था, अकाउंट चेक देखा था। ये तीन तरीके के हमने चेक्स देखे थे। बेरर चेक मतलब क्या होता था, सिंपल आपको समझना, बेरर चेक मतलब क्या होता है, जो ब्लैंक चेक्स होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेरर चेक। मतलब जिस किसी के पास भी बेरर चेक होगा वो डायरेक्टली बैंक में जाके कैश विड्रॉ कर सकता था। तो ये हमने सबसे पहला देखा था बेरर चेक टाइप्स ऑफ चेक में। फिर उसके बाद हमने देखा था एक तो होता था क्रॉस चेक। क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी चेक के लेफ्ट कॉर्नर में हम लोग क्या करते थे, छोटा सा दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते थे, तो वो हो जाता था आपका क्रॉस चेक। इसका मतलब क्या होता है, ये आप बैंक को एडवाइस देते हो कि आप जो जिसे भी पेमेंट करोगे उसे अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करना, ना कि आपको कैश सामने देना है। तो ये हमने देखा था क्रॉस चेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखा था हमने टाइप्स ऑफ चेक में, जो कि था अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक सिंपल था आपका। क्रॉस चेक में क्या करते थे, ये जो दो लाइन्स है इसके हम लोग क्या लिख देते हैं, अकाउंट पे। ये दो लाइंस के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, अकाउंट पे। तो वो हो जाता था आपका अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक का मतलब जिस किसी भी पर्सन का यहाँ पे नाम होगा उसी पर्सन को बैंक पेमेंट करेगी। तो ये हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, जिसमें तीन चेक्स देखे थे, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक और आपका बेरर चेक। तो ये हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे जर्नल में। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था मीनिंग ऑफ जर्नल। यहाँ पे हमने देखा था जर्नल का मतलब क्या होता है। जर्नल का सिंपल मतलब क्या होता है, बिजनेस में जो भी आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे क्या करोगे, आप उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, तो उसी रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। तो जर्नल का मतलब क्या होता है, जो भी आपके डेली रिकॉर्ड्स है, डे टू डे रिकॉर्ड्स है ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी आप बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है उसे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले उसे जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। जर्नल को हम लोग नॉर्मली प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन ऑकर होता है तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारा जर्नल ही बनता है। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर लास्ट में आपका फाइनल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, जर्नल। जर्नल में क्या होता है, आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो यहाँ पे हम देखा डे टू डे रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर नोन एज जर्नल। फिर यहाँ पे हमने जर्नल का फॉर्मेट भी देख लिया था। यहाँ पे जनरली हमने फॉर्मेट देखा था, सबसे पहला होता है आपका डेट का कॉलम, जो भी डेट को ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है वो यहाँ पे आपको लिखना होता था। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम था यहाँ पे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आपको उसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती थी, जिसमें आपको एक अकाउंट को डेबिट करना होता था और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना होता था। और फिर उसके बाद एक कॉलम था यहाँ पे LF लेजर फोलियो का कॉलम। फिर उसके बाद दो कॉलम्स होते थे अमाउंट के लिए, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। यहाँ पे दोनों आपके अमाउंट आ जाते थे। तो ये हमने फॉर्मेट भी देख लिया था जर्नल का, कैसे हम लोग जर्नल के फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था स्टेप्स फॉर पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे हमने देखा था जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं।
तो जिसे हम लोग जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स दिए गए कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए नॉर्मली क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला होता है, जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन ऑकर होता है तो सबसे पहला एक्टिविटी होता है कि हमको उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होता है कि उस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो वो आपको सबसे पहले समझना है। फिर उसके बाद आपको समझना है जो अकाउंट्स हमने चेक किए कि कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उस अकाउंट का नेचर्स क्या है, कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसका नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार आपको उसका नेचर पता चल गया, फिर उसके बाद आपको उस पर डेबिट और क्रेडिट जो कि आपके गोल्डन रूल्स है वो आपको उस पर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा डेबिट और क्रेडिट रूल्स। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर लास्ट में आपको पास करना होगा, जर्नल एंट्रीज पास करना होगा, जो कि फॉर्मेट हमने देखा था उसी फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा। और साथ में ही आपको नरेशन भी लिखना होगा, क्योंकि नरेशन से आपको पता चलता है उस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। तो ये हमने देखा था स्टेप्स फॉर पासिंग जर्नल एंट्री। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस को समझना है कि ट्रांजैक्शंस में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर उसका नेचर समझना है, फिर उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो कि गोल्डन रूल्स है वो आपको अप्लाई करना है। फिर उससे आपको पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो ये हमने देखा था स्टेप्स फॉर पासिंग जर्नल एंट्रीज। तो ये हमने देख लिया था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि था जर्नल। तो जर्नल में क्या होता है, जर्नल में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दिए गए होंगे और आपको बोला गया होगा कि आप इसे जर्नल एंट्री पास करो। तो ये जनरली जर्नल एंट्रीज में नॉर्मली क्वेश्चंस आते थे जहाँ पे आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं और उसमें आपको बोला जाता है कि उसकी जर्नल एंट्री पास करो। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 भी देख लिया जो कि था जर्नल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद एक बार आपका जर्नल हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसी जर्नल को आप लोग क्या करोगे, उस जर्नल को आप लेजर में उसकी पोस्टिंग करोगे, जो कि होता है पोस्टिंग स्टेज। जर्नल क्या होता है, आपका रिकॉर्डिंग स्टेज। तो जर्नल क्या होता है, ये आपका रिकॉर्डिंग स्टेज होता है। जर्नल पासिंग में जो होती है वो आपकी रिकॉर्डिंग स्टेज होती है, और जो आपका लेजर्स होते हैं वो क्या होता है, आपके पोस्टिंग स्टेज होती है। तो जर्नल क्या होगा, आपका रिकॉर्डिंग स्टेज, दूसरा होगा आपका पोस्टिंग स्टेज। और लेजर में हम लोग कैसे पोस्टिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, जो कि था आपका लेजर। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने समझा था लेजर का मतलब क्या होता है। लेजर का सिंपल मतलब क्या होता है, लेजर क्या होता है, एक बेसिकली एक अकाउंट होता है या तो स्टेटमेंट होता है जिसमें उस अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट भी बता देता हूँ लेजर का फॉर्मेट। जनरली लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर सबसे पहली बात तो क्या होता है, लेजर एक अकाउंट होता है जिसमें नॉर्मली 2 साइड्स हो गए। सबसे पहला होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, और आपका राइट हैंड साइड होगा जो कि होगा आपका क्रेडिट साइड। तो लेजर क्या होता है, लेजर सिंपल आपका एक अकाउंट होगा जिसमें 2 साइड्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला होगा डेबिट साइड और दूसरा होगा क्रेडिट साइड। तो ये हमने देखा लेजर का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने देखा लेजर का मतलब भी देख लिया। लेजर क्या होता है, बेसिकली अकाउंट और स्टेटमेंट इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपका कैश अकाउंट हो गया तो कैश अकाउंट में जो भी आपके ट्रांजेक्शन है वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, उस कैश अकाउंट के लेजर में रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद हमने देखा था फिर हमने लेजर का फॉर्मेट देखा था। जनरली ये टी फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी, यहाँ पे हमने देख लिया था ऊपर। तो ये हमने देखा था लेजर का फॉर्मेट। जनरली यहाँ पे 2 साइड्स होंगे। सबसे पहला होगा लेफ्ट हैंड साइड जो कि होगा आपका डेबिट साइड, और दूसरा होगा आपका राइट हैंड साइड जो कि होगा आपका क्रेडिट साइड। और ऊपर आपको लिखना है जो भी अकाउंट आप बना रहे हो तो उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। सपोज आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कैश अकाउंट। और फिर उसके बाद ये दोनों साइड्स में आपको जो भी उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसे आपको सभी को रिकॉर्ड करना होगा। फिर ये हमने फॉर्मेट देख लिया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा था पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। तो एक बार आपका जर्नल एंट्री पास हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्टिंग करोगे। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ हमने नेसेसरी स्टेप्स देखा था। सबसे पहला आपको देखना है कि कौन से लेजर्स आपको बनाने हैं। आपको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आप सारे देखने हैं और उसमें समझना है कि कौन से आपको लेजर्स बनाने हैं। फिर एक बार आपने पता कर लिया कि कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा जो भी उस लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट बैलेंसेस, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो सारे आपको ट्रांसफर करना होगा। सपोज कि जब हमने कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्या होगा, नॉर्मली हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस कहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में यहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला होगा अकाउंट बनाने के बाद जो भी उस अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस है वो आपको ट्रांसफर करना है। और अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा
अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उस अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस आपको ट्रांसफ़र करनी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी हमको पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द लेजर, पोस्टिंग ऑफ जर्नल इन द लेजर। तो जो भी आपने जर्नल एंट्रीज पास किए उसको आपको क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करना है। तो वो हमने देखा था कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर में। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि कैसे आपको पोस्टिंग करनी है। सपोज कीजिए आपने मशीनरी परचेस किया कैश में, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनरली अगर आपको पोस्टिंग करना है तो ये हमने कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको जाके ये लिखना होगा बाय मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आपको लिखना होगा बाय मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मली, और यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट आपने परचेस किया मशीनरी का वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग पोस्टिंग करते थे लेजर्स में। फिर उसके बाद एक बार आपकी पोस्टिंग हो जाती है, लास्ट स्टेज होता है आपका बैलेंसिंग। सबसे पहला चीज़ होगा बैलेंसिंग के लिए, सबसे पहला आपको दोनों साइड का टोटल देख लेना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल। जो भी साइड आपका बड़ा होगा सबसे पहले आपको वो अमाउंट लिखना है। सपोज कीजिए आपका डेबिट साइड बड़ा है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस अमाउंट को यहाँ पे लिख दोगे और सेम अमाउंट यहाँ पे आप यहाँ पे उसे कॉपी करके यहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ पे जो भी आपका डिफरेंस होगा उसे आप क्या करोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है। तो ये क्या होगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो उस केस में आपको क्या होगा कि उस केस में आपका क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, और अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो उस केस में आपका डेबिट साइड में यहाँ पे बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन करके आएगा। तो ये हमने देखा था, लेजर के कुछ रूल्स देख लिए थे। और ये जो भी आपका बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये आपके नेक्स्ट पीरियड में क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट पीरियड में आपका ओपनिंग हो जाएगा। ये नेक्स्ट पीरियड जब नेक्स्ट लेजर आगे बनेगा तो वो क्या होगा, आपका ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसे हम लोग नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सिंपल आपको समझना है कि जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं वो सारे लेजर्स को क्या करोगे, आप ईयर एंड में उसे क्लोज करोगे, और जो भी लेजर्स की जो क्लोजिंग बैलेंस है या तो डेबिट या तो क्रेडिट बैलेंस, उसे क्या करोगे, एक समरी में आप उसे लिखोगे जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आपको सिंपल समझना है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक समरी ऑफ ऑल द लेजर्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो जितने भी लेजर्स है ईयर एंड में उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे क्लोज करके जितने भी लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसे एक स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं, अलग अलग डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर्स विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो ये हमने समझा ट्रायल बैलेंस का मतलब। और यहाँ पे नॉर्मली आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल आपके क्रेडिट साइड के टोटल से मैच होगा। तो यहाँ पे हमने देखा ऑल लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, ठीक है, ये भी हमने देख लिया, ट्रायल बैलेंस का मतलब देख लिया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट देख लिया था ट्रायल बैलेंस का। जनरली आपका ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा होता था, यहाँ पे सबसे पहले आपका सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट जो भी आपके लेजर्स है यहाँ पे आपको लिखना होगा। सपोज आपका कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे। और फिर उसके बाद जो भी उस अकाउंट के डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे आप लिखोगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे आप लिखोगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रायल बैलेंस में पूरा समरी बनाते हैं। अगर समझना है तो ट्रायल बैलेंस में आपको बोलूँ तो क्या है, एक समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस है। और ये ट्रायल बैलेंस नॉर्मली कब बनता है, ये आपके हमेशा ईयर एंड में ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 भी देख लिया था, जो कि था आपका लेजर्स में क्या होता है, जो भी आपने जर्नल एंट्री पास किए उसे आप लोग पोस्टिंग करोगे लेजर्स में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर था जो कि चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था सब्सिडरी बुक्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5। तो सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहला हमने देखा था कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। तो जनरली सब्सिडरी बुक्स का मतलब हमने देखा था। तो अगर मैं आपको बताऊं सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, तो जनरली क्या होता है कि जब कभी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसे हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उस केस में क्या होगा, आपका जर्नल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे तो आपका जर्नल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जर्नल है जिसमें हम लोग डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसे हम लोग सब डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स का आपको मतलब समझना है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, जो आपके जर्नल है उसको आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर देते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स इज नथिंग बट सब डिवीजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है, जो भी आपका जर्नल है उसे आप लोग क्या करते हो, उसे आप लोग छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड कर देते हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। जैसे आपका कैश बुक हो गया, परचेस बुक हो गया, परचेस रिटर्न बुक हो गया,
सेल्स बुक हो गया। तो इसी तरीके से जो भी अलग अलग बुक्स होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को हम लोग अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स। तो ये हमने समझा सब्सिडरी बुक्स का मतलब। फिर उसके बाद हमने देखा था लिस्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कौन से सब्सिडरी बुक्स हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। सबसे पहला हमने देखा था कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है, जो भी आपके कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। जिसमें हमने देखा था कैश बुक में भी हमने दो अलग अलग मेथड्स देखे थे। एक तो होता था कैश बुक विथ कैश कॉलम, कैश कॉलम, और दूसरा हमने देखा था कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये हमने नॉर्मली कैश बुक में हमने दो अलग अलग बुक्स देखे थे। एक तो था कैश बुक विथ कैश कॉलम, इसमें क्या होता था, आप खाली कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे। दूसरा होता कैश बुक विथ कैश ऑन बैंक कॉलम। तो इसमें क्या होगा, दो कॉलम्स होते थे, एक तो आपके कैश से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स है उनके लिए, और दूसरा आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग कॉलम होते थे। तो ये हमने देखा था कैश बुक। सिंपल आपको समझना है, जो भी आपके जैसे नाम में लिखा है कैश बुक, कैश बुक में जो भी आपके कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है तो वो सारे आपके कहाँ पे रिकॉर्ड होते थे, कैश बुक में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका पेटी कैश बुक। सेम आपके कैश बुक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। जैसे नाम में ही दिया पेटी, पेटी मतलब स्मॉल। तो पेटी कैश बुक हमने देखा पेटी कैश बुक का मतलब। और जनरली पेटी कैश बुक कहाँ पे यूज़ होता है, जनरली ये उस जगह पे यूज़ होता है जब किसी बिजनेस के छोटे मोटे ब्रांच होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग उस ब्रांच को एक सर्टन अमाउंट, फिक्स अमाउंट हर महीने के बिगिनिंग में दे देते थे, और उसमें से वो ब्रांच अपने छोटे छोटे खर्चे करते थे। तो इसके लिए हम लोग अलग बुक बनाते थे, उसका नाम था पेटी कैश बुक। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था परचेस बुक। परचेस बुक में क्या होता था, जो भी आप गुड्स परचेस करते थे, जो भी आप गुड्स परचेस करते थे और क्रेडिट में परचेस करते थे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, परचेस बुक। तो ये हमने देखा था परचेस बुक का मतलब। परचेस बुक में हम लोग क्या करते थे, जो भी आपने गुड्स परचेस किए हैं क्रेडिट में परचेस किए हैं, और जो आपके इन द नेचर ऑफ बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, परचेस में। और एक चीज़ हम लोग ने देखा था कि परचेस बुक में आपके कैश परचेसेस नहीं आएंगे, क्योंकि कैश परचेसेस कहाँ पे आपके कैश बुक में चले जाते थे। फिर उसके बाद जैसे जिस तरीके से हम लोग परचेस बुक बनाते थे, उसी तरीके से हम लोग परचेस रिटर्न बुक भी बनाते थे। इसमें क्या होता था, जो भी आपने गुड्स परचेस किए हैं वो आप उसे रिटर्न कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग अलग बुक बनाते थे जिसका नाम था परचेस रिटर्न बुक। तो जिस तरीके से परचेस बुक बनता था उसी तरीके से हम लोग सेल्स बुक भी बनाते थे। सेल्स बुक में जो भी आपके गुड्स आप सेल करते हो और क्रेडिट में सेल करते हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, वो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते थे। तो ये हमने देखा था सेल्स बुक। और इसमें जिस तरीके से परचेस बुक में हम लोग कैश परचेसेस नहीं रिकॉर्ड करते थे, उसी तरीके से हम लोग सेल्स बुक में कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि कैश सेल्स और कैश परचेसेस वो सारे आपके कैश बुक में चले जाते थे। यहाँ पे आपके सारे खाली क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते थे। फिर उसी तरीके से सेल्स बुक, जिस तरीके से हम लोग सेल्स बुक बनाते हैं उसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक भी बनाते थे, जिसमें आपके जो भी सेल्स रिटर्न होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते थे। फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा था जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्या होता था, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस ये उन बाकी के बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होते थे, वो सारे आपके कहाँ चले जाते थे, वो आपके जर्नल प्रॉपर में चले जाते थे। तो इसका मतलब क्या होता है, जर्नल प्रॉपर में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो आपके बाकी सब्सिडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, वो सारे चले जाते हैं आपके जर्नल प्रॉपर में। जैसे आपने कोई असेट परचेस किया, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनकर किया, आपको कोई बैड डेब्ट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ क्या हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे, ये सारी चीज़ें आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। तो जर्नल प्रॉपर आपको समझना है, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस बाकी सब्सिडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होते हैं वो सारे आपके चले जाते हैं जर्नल प्रॉपर। या तो आप बोल सकते हैं एक यूनिवर्सल बुक है जिसमें आपके जो भी ट्रांजैक्शन दूसरे बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होते वो सारे आपके जर्नल प्रॉपर में चले जाते थे। तो ये हमने देखा था सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर, जो कि एक छोटा सा चैप्टर था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर जो कि था आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमने देखा था, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने कुछ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स देखे थे। तो एक एक करके समझते कौन से हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था पे इन स्लिप, जिसे हम लोग डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, पे इन स्लिप क्या होता है, जब कभी भी आप बैंक में कैश या तो चेक डिपॉजिट करते हो तो उस समय में आपको एक स्लिप भरना होता था, जिसे हम लोग बोलते थे पे इन स्लिप या तो डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। तो ये हमने समझा पे इन स्लिप का मतलब।
तो और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था विड्रॉवल स्लिप। विड्रॉवल स्लिप जैसा नाम में ही लिया विड्रॉवल, तो जब कभी भी आप बैंक से कैश विड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे आपको एक स्लिप भरना होता था और बैंक में सबमिट करना होता था, जिसे हम लोग बोलते हैं विड्रॉवल स्लिप। जैसा नाम में ही लिया विड्रॉवल स्लिप, तो जब कभी भी आप कैश विड्रॉ करोगे बैंक से तो उस टाइम पे आपको एक स्लिप भरना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विड्रॉवल स्लिप। फिर उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो जनरली ये आपको सभी लोगों को पता होगा पासबुक का मतलब। जब कभी भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो बैंक क्या करती है, आपको एक पासबुक बना के देती है, जिसमें आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड लेन देन है, वो सारे आप कहाँ पे रिकॉर्ड करके बैंक देती थी, पासबुक में। तो पासबुक क्या होता था, पासबुक आपका बेसिकली एक स्टेटमेंट होता था जो आपकी बैंक आपको प्रोवाइड करती थी। या तो आप बोल सकते हो पासबुक क्या है, आपका लेजर है बैंक के बुक्स में। तो ये हमने देखा था पासबुक और बैंक स्टेटमेंट सेम, आपका बैंक स्टेटमेंट और पासबुक सेम होता है, खाली बैंक स्टेटमेंट जनरली हम लोग बिजनेस के केसेस में ये वर्ड बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखा था, जो भी आपकी पासबुक होगी उसमें आपके ट्रांजेक्शन नॉर्मली उल्टे साइड पे रिकॉर्ड होंगे। जब कभी भी आप डिपॉजिट करोगे तो वो आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, और जब कभी भी आप पैसे विड्रॉ करोगे तो आपके वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो ये हमने देखा था, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जो आपका पासबुक हो वो बैंक के पर्सपेक्टिव से बनता है, वो आप बैंक्स अपने बुक्स में बनाती है, इसके लिए वो क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन उल्टे रिकॉर्डेड होते हैं। तो ये हमने देखा था बैंक पासबुक। फिर लास्ट में हमने देखा था कॉन्सेप्ट बैंक एडवाइस का। जनरली बैंक एडवाइस क्या होता है, जनरली बैंक एडवाइस एक लेटर होता है जो बैंक आपको भेजती है, जिसमें अगर बैंक को कुछ इंटीमेशन करना है तो वो सारी चीज़ें बैंक एडवाइस में लिख के देती थी। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया तो वो क्या करती है, एक बैंक एडवाइस में लिख के आपको भेज देती है। तो ये हमने कुछ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने समझा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो जनरली क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट होता है जो बेसिकली आपके बैंक बुक और पासबुक को रिकंसाइल करता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है रिकंसाइलिंग बैलेंस एज पर बैंक बुक विद पासबुक। तो इसका हमने पर्पस समझा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब आप अपने बिजनेस में जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हो, जो भी बैंक से रिलेटेड लेन देन करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, एक अलग बुक बनाते हो जिसे हम लोग बोलते थे बैंक बुक, जिसे हम लोग बोलते थे बैंक बुक। तो इसमें आप क्या करते थे, जो भी आपके बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आप सामने किसी से आपको पेमेंट आ रहा है या किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, वो सारे आप क्या करते थे, बैंक बुक में रिकॉर्ड करते थे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने बैंक के रिकॉर्ड्स अपने बैंक बुक में मेंटेन करते थे, उसी तरीके से बैंक भी एक बुक मेंटेन करती थी जिसे हम लोग बोलते थे पासबुक। तो बैंक भी क्या करती थी, एक अपना बुक मेंटेन करती थी पासबुक, जिसमें आपके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं। जो भी आपका पैसा आया, जो भी आपका पैसा गया, वो सारा चीज़ें आपके बैंक बुक में, वो सारी चीज़ें आपके पासबुक में रिकॉर्डेड होते थे। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, हमारे बैंक बुक को हमेशा मैच करते थे हमारे पासबुक से। और ये हमेशा क्या होता था, नॉर्मली ये हमारे बैंक बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता था। तो इसका मैच करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते थे जिसे हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते थे, शॉर्ट फॉर्म में इसे BRS भी बोलते थे हम लोग। तो ये हमने देखा था स्टेटमेंट, और इसका हमने कुछ रीजंस देखे थे कि किन रीजंस की वजह से हमारा बैंक बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता था। तो यहाँ पे हमने देखा था रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बुक एंड पासबुक, जिसमें हमने देखा था 2 रीजंस की वजह से हमारे बैंक बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता था। सबसे पहला था, एक तो ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस, दूसरा था ड्यू टू एरर एंड ओमिशन। तो टाइम डिफरेंसेस में क्या आता था, जनरली टाइम डिफरेंसेस में सपोज कीजिए आपने किसी पार्टी को चेक दिया, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत उसी दिन पे आप अपने बैंक बुक में उसे रिकॉर्ड कर दोगे कि आपने इसे पार्टी को पेमेंट चेक के थ्रू दिया है। लेकिन सपोज कीजिए वो पार्टी ने 15-20 दिन बाद उस चेक को डिपॉजिट किया, तो आपके बैंक के पासबुक में कब वो एंट्री आएगी, 15-20 दिन बाद आएगी वो एंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया। तो आपने जब सामने वाले पर्सन को पेमेंट किया तो उस टाइम पे आपने अपने बैंक बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन पासबुक में वो एंट्री कब आई, पासबुक में वो एंट्री तभी क्लियर हुई जब सामने वाले पर्सन ने उसे बैंक में डिपॉजिट किया क्लियरिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइमिंग का डिफरेंस हो गया। तो ये हमने देखा था टाइमिंग डिफरेंस में 2 सबसे बेस्ट एग्जांपल दिए थे, एक तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दूसरा था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। जैसे आपने चेक डिपॉजिट किया आपके बैंक बुक में तो आपने उस दिन रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक में तभी एंट्री आएगी जब वो चेक एक्चुअली क्लियर होगी। तो ये 2 चीज़ें हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिए थे ड्यू टू रीजन फॉर टाइम डिफरेंसेस में। फिर दूसरा हमने देखा था एरर एंड ओमिशन। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक बुक में रिकॉर्ड करते समय कुछ गलती कर देते, एरर कर देते, या तो कुछ ट्रांजैक्शंस को ओमिट कर देते। तो उन रीजंस की वजह से भी हमारे बैंक बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता था। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे अलग अलग रीजन देखे थे। तो जनरली ये 2 रीजंस हमने देखे थे जिसकी वजह से हमारे बैंक बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता था। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट देखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। यहाँ पे हमने फॉर्मेट देखा था। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता था
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करते थे तो आपको एंड करना होता था पासबुक पे, और अगर पासबुक से स्टार्ट करते थे तो आपको कैश बुक पे एंड करना होता था। तो जनरली हम लोग मेजरली हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करते थे और हम लोग पासबुक पे एंड करते थे, और उसके बीच में हम लोग कुछ आइटम्स को ऐड करते थे, कुछ आइटम्स को लेस करते थे। आप कौन से आइटम्स ऐड करते थे? जो आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देती है ताकि आपके कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए, और आप वही आइटम्स लेस करते थे जो आपके कैश बुक का बैलेंस को कम कर देते ताकि आपके कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। तो ये हमने देखा था कि दो चीज़ें, आपको कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड करनी है और कुछ आइटम्स को यहाँ पे लेस करना है, और उसके बाद आपका जो भी बैलेंस आएगा वो आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाएगा। तो ये भी हमने देखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि छोटा सा एक चैप्टर था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा था डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज और वेयर एंड टेयर। तो जनरली डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप कोई फिक्स एसेट परचेस करते हो तो फिक्स एसेट आप क्या करोगे, आप फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करोगे, उसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी परचेस किया जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो क्या उस एसेट की वैल्यू 10 साल तक सेम रहेगी? तो आंसर है नहीं। जैसे जैसे आप उस मशीन को यूज़ करते जाओगे, उस एसेट की वैल्यू, उस मशीन की वैल्यू दिन ब दिन कम होते जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता था जब कभी भी किस एसेट की वैल्यू कम होते जाती है उसके यूज़ करने की वजह से, तो उसी को हम लोग बोलते थे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज। तो ये हमने मीनिंग देखा था डेप्रिसिएशन का। फिर उसके बाद हमने देखा था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स होते थे। सबसे पहला होता था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता था आपका WDV मेथड, जिसे हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते थे। तो सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था? आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होता था, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम होता था। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? उस असेट की यूजफुल लाइफ के बेसिस पे हम लोग उस असेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी देखा था डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था जो कि आपकी असेट की जो नेट कॉस्ट है उसे हम लोग क्या करते थे, यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते थे, तो हमें उस असेट की डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिल जाती थी। उस वैल्यू से आपको हर साल के एंड में उस असेट की वैल्यू को उतने वैल्यू से कम कर देना होता था। तो यहाँ पे हमने देखा था, एक तो हमने फॉर्मूला देखा था, दूसरा था डायरेक्टली आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया गया होगा और आपको उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे उस परसेंटेज को हर साल अप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता था। तो ये हमने देखा था सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा, हर साल सेम रहेगा या तो कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम या तो कॉन्स्टेंट एवरी ईयर। तो ये हमने देखा था सबसे पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट था WDV मेथड। WDV मेथड में क्या होता है कि आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होते रहता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक सर्टन परसेंटेज दे दिया जाता है और आपको उस परसेंटेज उस असेट की क्लोजिंग वैल्यू पे हर साल अप्लाई करके आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल चेंज होता था, जनरली हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होते जाता था। और यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएशन, आपको एक फिक्स रेट दे दिया गया था और यहाँ पे आपको उस रेट को उस असेट की क्लोजिंग वैल्यू पे अप्लाई करना होता था एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। इस तरीके से हम लोग WDV में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। तो ये हमने 2 मेथड्स देख लिए थे डेप्रिसिएशन का। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखे थे डेप्रिसिएशन में। तो जनरली हम लोग यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में देखा था कि कैसे आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी आप असेट परचेस करते हो तो उस टाइम पे आप एंट्री पास करते हो। जैसे हमने देखा था कि जब भी आप असेट परचेस करोगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, एंट्री पास करोगे, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, या तो अगर आपने क्रेडिट में परचेस किया है तो टू पार्टी अकाउंट। तो ये हमने देखा था, जब भी आप असेट परचेस करोगे तो उस टाइम पे आप एंट्री पास करोगे। दूसरी एंट्री आएगी आपकी ईयर एंड में, जब भी ईयर एंड होगा, जब भी आपका साल खत्म हो जाएगा तो उस टाइम पे आप कौन सी एंट्री पास करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे। और डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो SLM बेसिस पे या WDV बेसिस पे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो ये हमने देखा ईयर एंड में आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री होती थी एट द टाइम ऑफ सेल, जब भी आप असेट को बेचोगे उस टाइम पे आपको एंट्री पास करनी होती थी। तो इसमें सबसे पहले जब भी आप असेट बेचोगे तो उस दिन तक के आपको पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना होगा और उस असेट की वैल्यू में से माइनस कर देना होगा, और उस असेट में माइनस करने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे WDV। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, जो भी आपने असेट बेचा है, अगर आपने उस असेट को WDV से ज़्यादा में बेचा है, अगर आपने उसको WDV से ज़्यादा में बेचा है तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और यह प्रॉफिट आप कहाँ पे बुक करोगे, आप इसे P&L में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, P&L के क्रेडिट साइड में। और अगर आपने उस असेट को WDV से कम में बेचा है, WDV से कम में बेचा है, लेस देन WDV, तो उस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। और ये आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में आपके लॉसेस होते हैं, क्रेडिट साइड में आपके इनकम्स होते हैं। तो ये हमने देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डेप्रिसिएशन का।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 जो कि था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने देखा था कि एरर्स का मतलब क्या होता है। एरर्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप अकाउंट्स में डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उस टाइम पे हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एरर्स। एरर्स का मतलब क्या होता है, जो भी आप मिस्टेक्स करते हो अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते समय, उसको आप लोग बोलते हो एरर्स। या तो आप बोल सकते हो एरर का मतलब क्या होता है, गलती। जो भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते समय मिस्टेक्स या गलतियां करते हो उसे हम लोग बोलते हैं एरर्स। तो हमने देखा था मीनिंग ऑफ एरर्स। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ एरर्स। हमने देखा था एरर्स के कितने टाइप होते हैं। जनरली 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं। सबसे पहला होता था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा था एरर ऑफ कमीशन, फिर उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट में था आपका कंपेंसेटिंग एरर्स। तो हम एक एक करके समझते हैं इन एरर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला था एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन मतलब छूट जाना। ओमिशन का मतलब क्या होता है, छूट जाना या तो भूल जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसमें हमने देखा था दो टाइप्स देखे थे। सबसे पहला था कंप्लीट ओमिशन, आप कोई ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, कंप्लीट ओमिशन। और दूसरा था पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, आप कोई ट्रांजेक्शन को आधा अधूरा रिकॉर्ड कर देते थे, तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, पार्शियल ओमिशन। तो ये हमने देखा था एरर ऑफ ओमिशन। फिर उसके बाद हमने देखा था एरर ऑफ कमीशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट में एरर ऑफ कमीशन में नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आती थी। एरर ऑफ कमीशन में सबसे पहला होता था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब सपोज आपको कोई ट्रांजेक्शन, आपने 500 का कोई ट्रांजेक्शन था, आपने गलती से उसे 5000 रिकॉर्ड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय मिस्टेक कर दिया, तो ये क्या होता है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखा था एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मतलब आपने उस अकाउंट के टोटलिंग में मिस्टेक कर दी। कास्टिंग मतलब टोटलिंग मिस्टेक, टोटलिंग मिस्टेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट एरर देखा था हमने एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। यहाँ पे हमने देखा था कि जब कभी भी आप हर अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, आपकी जो बैलेंस कैरी डाउन होता है उसे आप लोग नेक्स्ट पीरियड में बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग में क्या होता है, आप कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने समय मिस्टेक कर देते हो। सपोज किसी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था 1000 रुपीज़, लेकिन आपने उसे कैरी फॉरवर्ड करते समय नेक्स्ट पीरियड में उसे गलती से 10,000 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, आपका कैरी फॉरवर्ड में मिस्टेक हो गया। तो ये होता है आपका एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। इसमें नॉर्मली क्या होता है, आपका क्लोजिंग बैलेंस आप गलती से उसे ओपनिंग बैलेंस में गलत अमाउंट लिख देते हो या गलत फिगर लिख देते हो, तो ये आपका हो जाता है एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग। फिर उसके बाद लास्ट में हमने देखा था एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग मतलब क्या हो गया, आपने डेबिट साइड का कोई आइटम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, या तो कोई ट्रांजैक्शन को आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, या तो हो सकता है किसी एक पर्सन का ट्रांजैक्शन आपने दूसरे पर्सन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। सपोज कीजिए आपने राम का कोई ट्रांजैक्शन श्याम के अकाउंट में गलती से रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ पोस्टिंग, आपने पोस्टिंग में मिस्टेक कर दी। तो ये हमने देखा एरर ऑफ कमीशन। फिर उसके बाद हमने देखा था एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हमने देखा था कि जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायोलेट कर देते हो, या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें हमने देखा था जनरली 2 कैटेगरीज देखी थी। एक तो था ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम, दूसरा था ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम। तो इसमें हमने देखा था, सबसे पहला हमने देखा था ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम। तो इसमें सबसे पहला हमने समझा था कि अगर आपने कोई मशीनरी पे हैवी एक्सपेंडिचर किया है तो उसे आपको क्या करना होता था, उसे आपको कैपिटलाइज करना होता था बुक्स में, उस असेट की वैल्यू में ऐड कर देना होता था। लेकिन आपने क्या किया, गलती से उसे एक्सपेंस आउट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम। उसी तरीके से दूसरा था ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम। सपोज आपने कोई लेबर चार्जेस पे किया मशीनरी के लिए, तो ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, लेकिन आपने गलती से उसे असेट की वैल्यू में ऐड कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, ये क्या हो गया आपका ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम। तो ये हमने देखा एरर ऑफ प्रिंसिपल। लास्ट में हमने देखा था कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स में क्या होता था, जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स आप एक टाइम पे करते हो जिसका नेट इफेक्ट आपके बुक्स में नील होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। जिसमें हमने देखा था सपोज आपने 10 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन किया 3000 का, और आपने गलती से उसे 300 रिकॉर्ड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने 2700 से उस ट्रांजेक्शन्स को कम रिकॉर्ड किया। उसी तरीके से 15 अप्रैल को आपने एक दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑकर किया, 300 का ट्रांजैक्शन ऑकर किया, और आपने उसे गलती से रिकॉर्ड कर दिया 3000। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने 2700 से उस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा रिकॉर्ड किया। तो अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट इफेक्ट आपका बुक्स में इसका नील है, क्योंकि जब 3000 रिकॉर्ड करना था तो आपने 300 रिकॉर्ड किया, और जब 300 रिकॉर्ड करना था आपने 3000 रिकॉर्ड किया, तो इसका नेट इफेक्ट हमारे बुक्स में नील होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मिस्टेक्स जो आप एक टाइम पे करते हो जिसकी नेट इफेक्ट आपके बुक्स में नील होती है।
तो ये हमने देखा था कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने चार्ट के थ्रू समझा था टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपेंसेटिंग एरर्स। तो ये हमने चार्ट के थ्रू भी समझा था कि कैसे आपके एरर्स क्लासीफाई होते हैं क्या टाइप्स ऑफ एरर्स में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमने देखा था आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है। जब कभी भी आप कोई एरर करते हो बुक्स में तो उसकी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करते हो। तो यहाँ पे हमने देखा था रेक्टिफिकेशन एंट्री का हमने यहाँ पे नॉर्मली देखा था सबसे पहला स्टेप होगा जो भी आपको आइडेंटिफाई करने है आपकी आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है। तो सबसे पहला आपको क्या करना होता है, रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करना होता था। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता था, उस रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल एंट्री पास करना होता था, उस रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल एंट्री लिखना होता था। फिर उसके बाद आपको करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई करनी होती थी, करेक्ट एंट्री क्या थी उसकी। फिर लास्ट में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना होता था, रेक्टिफिकेशन एंट्री जो कि आपकी रिवर्सल एंट्री और करेक्ट एंट्री को मिला के बनती थी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये था आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। यहाँ पे आप देखोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मली आपका रिवर्स एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री। तो ये हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री का फॉर्मूला देखा था। सिंपल आपको समझना है, जो भी एंट्री आपने गलत पास की उसकी रिवर्सल पहले आपको करनी है, उसमें आपको करेक्ट एंट्री ऐड कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो नॉर्मली हम लोग एरर्स को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में। सबसे पहला होता है वन साइडेड एरर, दूसरा होता है टू साइडेड एरर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वन साइडेड एरर क्या होता है। तो जनरली जब कभी भी हम लोग अकाउंट्स में कोई एरर करते हैं जिसका सिर्फ एक ही अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर क्या होता है, कोई भी एरर जिसकी जो खाली एक ही अकाउंट को अफेक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर। तो यह वन साइडेड एरर क्या होता है, जब कभी भी आप कोई एरर करते हो और उसका इफेक्ट खाली एक ही अकाउंट में आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर। और वन साइडेड एरर में नॉर्मली क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाता है। नॉर्मली आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी एंट्री है उसकी खाली एक ही इफेक्ट देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट ही देते हो या तो क्रेडिट इफेक्ट ही देते हो। तो एक ही इफेक्ट दोगे तो उसी तरीके से क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस नॉर्मली टैली नहीं होगा। जो भी आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, जो भी आपका डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा, तो ये क्या होगा, आपका ये बैलेंस, आपका डेबिट बैलेंस आपके क्रेडिट बैलेंस से मैच नहीं होगा। या तो डेबिट का वैल्यू ज्यादा होगा आपके क्रेडिट से, या तो क्रेडिट का वैल्यू आपके डेबिट से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वन साइडेड एरर की वजह से क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस भी अफेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सस्पेंस अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट देखा था। तो जनरली क्या होता है, जब कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस, आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है, जब कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, जिसका रीजन ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, जिसका रीजन ये होगा वन साइडेड एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो हम लोग क्रिएट करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। तो ये हमने देखा था, सस्पेंस अकाउंट्स का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था। सिंपल आपको समझना है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, टेम्परेरी अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। फिर लास्ट में हमने देखा था टू साइडेड एरर में नॉर्मली क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टू साइडेड एरर। तो ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर्स। तो ये चैप्टर हमने देखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, चैप्टर नंबर 8 था जो कि हमारा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर था जो कि था चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था फाइनल अकाउंट्स, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारे क्लास 11th का। तो यहाँ पे हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हमने फाइनल अकाउंट्स क्लास 11 में किसका पढ़ा था, इंडिविजुअल का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि आपके 12th में भी फाइनल अकाउंट्स के एडवांस रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको फाइनल अकाउंट्स जो भी हमने 11th में पढ़ा था वो एक बार अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपके 12th में ये आपका बेस होने वाला है पूरे फाइनल अकाउंट्स का। तो ये हमने देखा था, खाली इतना फर्क है कि 11th में हमने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था इंडिविजुअल बिजनेस का पढ़ा था, इंडिविजुअल पर्सन का पढ़ा था, जबकि हम जो 12th में पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स वो पार्टनरशिप का होता है। तो ये हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स। तो एक एक करके समझते हैं फाइनल अकाउंट्स में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले समझते हैं फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। तो फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, तो जनरली जब कभी भी कोई बिजनेस होता है वो क्या होता है, बिजनेस जनरली पूरे साल भर में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, पूरे साल भर में काफ़ी सारे लेन देन होते हैं, सेल्स परचेस के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो एट द ईयर एंड जो बिजनेस ओनर होता है, जो पर्सन होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो क्या करेगा, अपने बिजनेस के ईयर एंड में अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करेगा। वो चेक करेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें कैसे चेक करेगा ईयर एंड में। जैसे नॉर्मली आप लोग के केसेस में होता है, आप पूरे साल भर पढ़ाई करते हो, उसके बाद क्या होता है, आपकी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करती है आपका परफॉर्मेंस जानने के लिए। तो उसी तरीके से जो बिजनेसमैन होता है उसने पूरे साल में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किए उसमें उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फायदा हुआ है या घाटा हुआ है,
वो कैसे जानेगा? वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद ही उसे पता चलेगा कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा मेन पर्पस यही था कि हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चले और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस में असेट्स की वैल्यू कितनी है, हमारे बिजनेस में कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है, वो सारे पोजीशन हमको कब पता चलेगी? जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और नॉर्मली हम लोग फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? हम लोग ईयर एंड में बनाते हैं। और ईयर एंड हमारा कब होता है? ईयर एंड हमारा हमेशा होता है 31 मार्च को। तो जब कभी भी आपका 31 मार्च होगा तो उस टाइम पे आपका क्या होगा? आपका बुक्स क्लोज होगा और उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा फाइनल अकाउंट क्या होता है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द ईयर एंड। तो यहाँ पे हमको पता चलता है फाइनल अकाउंट्स की वजह से, फाइनल अकाउंट्स की मदद से हमको पता चलता है बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा था बेसिक ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट्स इज टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस और टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर जनरली फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होते हैं। जनरली फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग समझते हैं एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो इसके पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल। नॉर्मली अकाउंटिंग साइकिल कैसा होता है? सबसे पहला नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले स्टेज पे आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑकर होता है। सबसे पहला स्टेज ये होता है कि जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो भी आपका लेन देन है, सबसे पहला वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑकर होगा, टेक प्लेस करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार वो ट्रांजैक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। फिर उसके बाद एक बार उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, या तो आप बोल सकते हो उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी पोस्टिंग स्टेज। ये होता है हम उसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज क्या होता है, ये आपका रिकॉर्डिंग स्टेज होता है, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। फिर उसके बाद एक बार आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सारे जर्नल्स को हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है आपका पोस्टिंग स्टेज। फिर उसके बाद एक बार सारे लेजर्स में हमारी पोस्टिंग हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ईयर एंड में सारे लेजर बैलेंसेस को क्लोज करते हैं और सारे लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बैलेंसिंग ऑफ लेजर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपका ईयर एंड होगा, ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे लेजर्स को क्लोज करते हैं और उसके क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस क्या है, कुछ लेजर्स के डेबिट बैलेंसेस होंगे और कुछ लेजर्स के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप ईयर एंड में सारे लेजर्स को क्लोज करोगे और उनकी क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करोगे। फिर एक बार आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आइडेंटिफाई हो गए, फिर उसके बाद क्या करते हो, आप उस सारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस को एक समरी में, एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बेसिकली एक पूरा समरी ऑफ लेजर्स है, समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स बोलो या लेजर बैलेंसेस बोलो। तो ये हमने देखा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बेसिकली आपका समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। फिर एक बार आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है, फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज होता है आपका फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। फाइनल अकाउंट्स में हमने देखा था क्या क्या चीजें बनाएंगे। सबसे पहला होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P&L अकाउंट भी बोलते हैं। लास्ट होगा आपका बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपके फाइनल अकाउंट्स में नॉर्मली 3 चीज़ें आती है। सबसे पहला होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसे हम लोग नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये आपका पूरा अकाउंटिंग का साइकिल ऐसे मूव होता है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, ये सबसे पहला हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है और लास्ट में हम लोग एंड करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स में। तो ये हमने देखा था, ये अकाउंटिंग साइकिल इस तरीके से नॉर्मली फ्लो होता है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट, जैसा नाम में ही लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली एक अकाउंट होता है जिसमें आपके सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ सारे रिकॉर्डेड होते हैं, सारे आइटम्स आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये आपको एक ओवरव्यू देता है, जो भी आपने पूरे साल भर में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की है उसका पूरा आपको एक समरी देता है, ओवरव्यू देता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक डिटेल ओवरव्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, ये आपको सारे डिटेल्स देता है टोटल सेल्स के, परचेसेस के, आपने बिजनेस में कितना परचेस किया, आपने कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए, और फिर उसके बाद आपके जो टोटल परचेस सेल्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमने देखा था पर्पस। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का हमारा मेन पर्पस यही था कि हमको ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड
कितना ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस ये था टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो भी आपने ट्रेडिंग किया है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग के सारे आइटम्स लिस्ट डाउन करोगे। तो ये हमने देखा पर्पस यही था ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पीछे का, कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चले। फिर बात करते हैं हमने फॉर्मेट। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। नॉर्मली ये जैसे, क्योंकि ये अकाउंट है तो ये नॉर्मली हमारा टी शेप में आपका अकाउंट बनेगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा। और नॉर्मली हर अकाउंट की तरह यहाँ पे दो साइड होंगे। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होगा आपका क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपके सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे ही आइटम्स आएंगे। और डेबिट साइड में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड, यहाँ पे आपके सारे नॉर्मली जो एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ तो आप मैं बोलूँ जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपके सारे डायरेक्ट इनकम्स नॉर्मली यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये नॉर्मली यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होंगे। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला होगा टू ओपनिंग स्टॉक। जो भी आपके बिजनेस में जो भी आपने स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लाया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे सबसे पहला आइटम रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली जिस तरीके से आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में आपका ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जैसे आपका परचेसेस हो गया, जैसे आपके वेजेसेस हो गए, ये क्या हो गया, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके प्योरली ट्रेडिंग से रिलेटेड है। या तो आपके कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हो गए, या तो आप बोल सकते हो जितने भी फैक्ट्री के अंदर के सारे खर्चे हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम यहाँ पे आएगा बाय सेल्स। जो भी आपने गुड्स को बेच के जो भी आपको पैसे मिले, जो आपका सेल्स से आपका इनकम हुआ, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई गुड्स का मूवमेंट हुआ है, अगर आपके कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। बाय गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कोई भी चीज़ आपके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो ये नॉर्मली यहाँ पे ये कुछ आइटम्स हमने यहाँ पे देख लिए ट्रेडिंग अकाउंट के। फिर एक बार आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के पहले आपको यहाँ पे जो भी आपके डेबिट साइड के जो भी आइटम्स है उसका सबको टोटल ले लेना है, और आपको क्रेडिट साइड का टोटल लेना है। जो भी आपका डेबिट या तो क्रेडिट साइड का टोटल है, सबसे पहले आपको वो लिखना होगा। सपोज कीजिए कि नॉर्मली हमेशा केसेस में आपका क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल लिखना होगा। और यही सेम फिगर आपका यहाँ पे डेबिट साइड के टोटल में लिखना है। और यहाँ पे जो आपका बैलेंस फिगर होगा ये होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये क्या आपका इनकम साइड है। अगर क्रेडिट साइड आपका बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और उसी तरीके से अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस अकाउंट, यहाँ पे ग्रॉस लॉस होगा। और ये जो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ओपनिंग में ट्रांसफर हो जाता है। ये आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें ये फिगर आपका, ये जो आपका यहाँ पे आप बैलेंस आया है, ये नॉर्मली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। और ये आपका जो ग्रॉस लॉस आया है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाएगा। तो ये नॉर्मली मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, इसका हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया फाइनल अकाउंट्स में। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से ईयर एंड पे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, तो ये लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट का दो साइड होगा। सबसे पहला आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड में आपका होगा क्रेडिट साइड। और यहाँ पे आपका डेबिट साइड में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा ओपनिंग स्टॉक से। जो भी आपने बिजनेस में स्टॉक लाया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो आपका यहाँ पे सबसे पहला डेबिट साइड में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। उसी तरीके से आपका क्रेडिट साइड में यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिख दिया है, तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक एट द ईयर एंड होगा वो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिख लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होगा डेबिट साइड में आपको, जैसे हमने बोला डेबिट साइड में सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जैसे आपका परचेज हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फ्रेट हो गया, कैश इनवर्ड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला होगा आपका परचेस का, तो यहाँ पे आपको परचेस जो भी आपने परचेस पूरे साल में किए वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है परचेस में आपने जितने भी परचेस रिटर्न किए हैं उसको आपको यहाँ से लेस कर देना होगा, जिसे तो ये आपको यहाँ से लेस कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में सबसे पहला आपका यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल्स के बाद आपका यहाँ पे सेल्स में से आपको नॉर्मली जो भी आपके सेल्स रिटर्न होंगे, जो भी आपके रिटर्न इनवर्ड है, उसे आपको यहाँ पे लेस कर देना होगा।
जिस तरीके से हमने परचेज रिटर्न लेस किया था उसी तरीके से सेल्स रिटर्न भी लेस कर देना है और यहाँ पे आपको नेट फिगर लिखना है। यहाँ पे आपको नॉर्मली एक चीज़ ध्यान देनी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में। तो यहाँ पे आपको सब सिंपली समझना है, यहाँ पे क्या दिया है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब आपने जो गुड्स बाहर से परचेस किया था आप उसे वापस कर रहे हो, बाहर रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड, जो भी आपने गुड्स बाहर से परचेस किया था उसी को आप लोग रिटर्न कर रहे हो, तो ये क्या होगा रिटर्न आउटवर्ड, मतलब आप बाहर उसे रिटर्न कर रहे हो, तो ये क्या होगा आपका परचेस रिटर्न। उसी तरीके से आपका सेल्स रिटर्न, जो भी आपने गुड्स सेल किया था कस्टमर को वो आपके बिजनेस में वापस आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका सेल्स इनवर्ड, जैसे नाम में दिया इनवर्ड। और यहाँ पे आपका परचेस में क्या होगा आपका गुड्स बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया आउटवर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ जाते हैं, जो भी आपके प्रोडक्शन और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जैसे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फिर फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड हो गया, जो भी आपने गुड्स अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी फ्रेट का खर्चा किया वो सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं। कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल फ्यूल चार्जेस, रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये सारे चीज़ें आपके क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसे हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड में जो भी आपके गुड्स, जो भी आपके बिजनेस से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो सारी चीज़ें आप लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में, गुड्स डिस्ट्रॉयड एज अ फ्री सैंपल, जो भी आपका गुड्स का मूवमेंट हुआ है, जो भी आपके गुड्स से मूवमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपने कोई गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए भी लिया है तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल देखना है। जो भी टोटल बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है। सपोज कीजिए आपका नॉर्मल केसेस में क्रेडिट साइड हमेशा बड़ा आता है, फिर वो लिखने के बाद आपका वही फिगर आपके डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो उस केस में आपको लॉस आएगा, और अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो उस केस में आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जिस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। तो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आपके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जैसे आपके परचेस हो गए, सेल्स हो गए, वो सारी चीज़ें क्या है आपके इन द नेचर ऑफ ट्रेडिंग है, तो वो सारे आइटम्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आते हैं, सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स जो भी आपने पूरे साल में अर्न किए वो सारी चीज़ें आपके कहाँ पे चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ पे हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे का हमारा मेन पर्पस यही था कि हमको पता चले हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है या तो नेट लॉस हुआ है। तो ये हमने देखा पर्पस। फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट भी देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सिमिलरली टू आपके ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही फॉर्मेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया है। जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ पे दो साइड होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, या तो आप बोल सकते हो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। और क्रेडिट साइड में आपके सारे इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। डेबिट साइड आपका पूरा एक्सपेंस है, जो भी आपके बिजनेस से पैसा निकलता है, जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे आपके यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट साइड में आपके सारे इनफ्लोज होते हैं जिसे हम लोग नॉर्मली इनकम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट होगा जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया था उसे आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हो। जैसे अगर आपके केसेस में, यहाँ पे केसेस में अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये क्या होगा, ये आपके क्या होगा, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और अगर आपको लॉस आया है तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो भी आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरे साल भर में इनकर किए, जैसे आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस तरीके से आपके जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके नॉर्मल ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आपके इनडायरेक्ट इनकम है, जो आपके इन द नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, जो अपार्ट फ्रॉम एडिशनल आपको जो इनकम्स हुए, जैसे आपका रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपके इनडायरेक्ट इनकम है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया था उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। तो अगर नॉर्मली जनरली केसेस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट के केसेस में आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है और लॉसेस के केसेस में आपका डेबिट साइड बड़ा होता है। तो जो भी साइड बड़ा है उसको सबसे पहले आपको लिखना है और फिर वही आपके ऑपोजिट साइड में भी वो फिगर लिखना है। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, आपको नेट लॉस आएगा क्योंकि आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है आपके इनकम से। और ये जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी हमें मिला है ये क्या होता है, आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस शीट में। तो ये हमने देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बेसिकली बैलेंस शीट एक बेसिकली स्टेटमेंट होता है, समरी होता है, जिसमें आपकी सारे असेट्स की पोजीशन और आपके लायबिलिटीज़ की पोजीशन एट द ईयर एंड पूरी दी जाती है।
तो बैलेंस शीट अगर मैं आपको बताऊं तो बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द ईयर एंड। तो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या करता है, इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट से अपने को क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या है, आपके बिजनेस में असेट्स कितने हैं और आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमको कब पता चलती है, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। और यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे जो भी आपके पर्सनल और रियल अकाउंट्स है उनके अगर डेबिट बैलेंस को हम लोग नॉर्मली असेट साइड में लिखते हैं, और जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस है उसे हम लोग नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। और नॉर्मली बैलेंस शीट में आपके कोई भी नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली अपीयर नहीं होता। तो ये हमने देख लिया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। एक बार हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली अभी फॉर्मेट देख लेते हैं बैलेंस शीट का। नॉर्मली बैलेंस शीट में नॉर्मली दो साइड्स होंगे। सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो आपका LHS साइड होगा वो आपका लाइबिलिटीज़ होगा, और जो आपका राइट हैंड साइड वो होगा आपका असेट्स होगा। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला होगा आपका जो भी आपका कैपिटल है, जो भी आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है वो आ जाता है। उसके बाद की जो भी आपने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है उसे आप लोग इसमें ऐड कर देते हो। कोई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो उसे भी आप लोग ऐड कर देते हो। आपने कोई ड्रॉइंग्स किए, बिजनेस से कोई पैसे विड्रॉ किए तो उसे आप लोग क्या करते हो, कैपिटल में से लेस कर देते हो। और उस पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया वो भी आप यहाँ पे लेस कर देते हो। और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो भी आप कैपिटल में से लेस कर देते हो। फिर उसके बाद बाकी जो भी आपके लाइबिलिटीज़ है वो सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे आपने कोई बैंक से लोन लिया है, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है, जो भी आपके क्रेडिटर्स है जिसे आपको पैसा देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। जैसे आपके बिल्स पेबल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपका प्री रिसीव्ड इनकम। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी लाइबिलिटी है जिसे आपको पे करना है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में आपके क्या आते हैं, असेट्स आते हैं। असेट्स में सबसे पहला क्या है, आपका जो भी आपका बिजनेस में कैश है, कैश इन हैंड है वो आपका आ गया। फिर उसके बाद जो भी आपके बैंक में कैश पड़ा है वो आ गया। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, जो भी आपके रिसीवेबल्स है, सन्ड्री डेटर्स, गुडविल, जो भी आपके फिक्स असेट है जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, आउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पे आपके असेट्स में रिकॉर्ड होते हैं। नॉर्मली आपके बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड है वो हमेशा आपके असेट साइड से मैच होगी। या तो आप बोल सकते हो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में हमेशा आपके असेट्स की वैल्यू लाइबिलिटी से मैच होती है। अगर ये नॉर्मली मैच नहीं हो रहा तो हो सकता है आपने कोई मिस्टेक किया होगा। तो ये हमने देख लिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। फिर उसके बाद बात करते हैं नॉर्मली आपको फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन में क्या दिया जाता है और आंसर में क्या पूछा जाता है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिए जाते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन में फाइनल अकाउंट्स बनाना होगा। फाइनल अकाउंट्स में आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, और यहाँ पे कुछ नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने होते हैं जो आपके वर्किंग नोट्स होते हैं। तो ये नॉर्मली इस तरीके से नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स का सम आता है। आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए गए होंगे, और उसके बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी आपका एडजस्टमेंट्स है इसके नॉर्मली आपको दो इफेक्ट्स आते हैं। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे, वो इफेक्ट्स को आपको देने के बाद ही आपका फाइनल अकाउंट्स बनेगा। तो ये हमने देख लिया फाइनल अकाउंट्स। और नॉर्मली क्या होता है, बहुत लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। नॉर्मली आप अलग एक ही में बना सकते हो। आप एक ही अकाउंट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सेम बना सकते हो। यहाँ पे आपका दो साइड आ जाता है, यहाँ पे आपका डेबिट साइड और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सबसे पहला सेक्शन आप क्या कर सकते हैं, पहला सेक्शन आपका यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है। और उसके नीचे आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट बना सकते हो। तो आप चाहे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग भी बना सकते हो, या तो आप चाहे तो एक ही फॉर्मेट में बना सकते हो। नॉर्मली आप लोग एक में ही बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसे आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो, तो वो आपको ईजी रहता है। तो ये हमने देखा फाइनल अकाउंट में नॉर्मली क्या क्या आ सकता है। सबसे मेन टॉपिक था हमारा क्लास 11 का फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि यही आपको क्लास 12 में आगे चल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आने वाला है। तो ये हमने देखा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि ये आपके आने वाले क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस होने वाला है फाइनल अकाउंट्स के लिए। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, जो कि था सिंगल एंट्री सिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने देखा था। हालांकि ऐसा तो इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना फॉलो नहीं होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। नॉर्मली ड्यूअल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होते हैं। तो एक बार फिर भी हम लोग समझ लेते हैं इस बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या था। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, नॉर्मली अब जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे, डे टू डे जो भी आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसे आप लोग क्या करते हो, उसे आप लोग खाली एक सर्टन बुक्स में ही मेंटेन करते थे। जैसे आपके सिंगल एंट्री में आप लोग खाली कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन करते थे, आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स के। तो इसमें आप लोग क्या करते थे, हर ट्रांजेक्शन्स को नॉर्मली दो इफेक्ट नहीं देते थे। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं कि हर ट्रांजेक्शन्स को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दो इफेक्ट देते हैं, और हर ट्रांजेक्शन्स के दो अकाउंट्स नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। तो सिंगल एंट्री में क्या होता था, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट में हम लोग अकाउंटिंग करते थे। हम लोग खाली कैश बुक मेंटेन करते थे और पर्सनल अकाउंट्स बनाते थे, खाली डेटर्स और क्रेडिटर्स का। और उसके मदद से हम लोग पूरे साल का नेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते थे।
और नॉर्मली बेसिकली सिंगल एंट्री इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। नॉर्मली सिंगल एंट्री नॉर्मली फॉलो नहीं होता है क्योंकि ये प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हमने देखा सिंगल एंट्री का मतलब। फिर यहाँ पे अंडर दिस सिंगल एंट्री ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड विद द ड्यूअल एस्पेक्ट। हमने देखा था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कि हर ट्रांजेक्शन्स को नॉर्मली हम लोग 2 इफेक्ट देते हैं। तो नॉर्मली सिंगल एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली 2 इफेक्ट नहीं देते, खाली एक ही इफेक्ट देते हैं, जैसे नाम में ही लिखा है सिंगल एंट्री सिस्टम। और इसमें हम लोग खाली 2 ही बुक्स मेंटेन करते हैं, सबसे पहला कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स जो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स के। तो ये हमने बेसिकली सिंगल एंट्री का बेसिकली चैप्टर देखा था। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देख लेते थे सिंगल एंट्री का। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते थे जिसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट करते थे हमारे पूरे साल का नेट प्रॉफिट और लॉस कितना है। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे हमारे क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग लेते थे, जो भी आपका क्लोजिंग कैपिटल था वो लेते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ आइटम्स को ऐड करते थे, कुछ आइटम्स को लेस करते थे। कौन से आइटम्स आपको ऐड करने होते थे, जो भी आपके ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने बिजनेस से ड्राइंग्स किए फॉर द पर्सनल यूज़, वो सारे आइटम्स को यहाँ पे आपको ऐड करना होता था। और यहाँ पे आपको लेस करना होता था जो भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाए हैं आपके बिजनेस में, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे लेस करना होता था। फिर ये लेस करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे आपको फिगर मिलता था, उसमें से आपको क्या करना होता था, आपका जो ओपनिंग कैपिटल है, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है, उसे आपको यहाँ पे लेस कर देना होता था। फिर उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे फिगर आता था वो था आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें ये आपका बनता था प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, जिसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट को ऐड और लेस करते थे। बेसिकली एडजस्टमेंट क्या थे, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स होते थे, जो भी आपके एक्सपेंसेस और इनकम के एडजस्टमेंट होते थे। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ जो भी आपके इनकम और गेन्स होते थे उसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो भी आपके पूरे साल भर में इनकम हुआ है वो सारे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते थे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उससे सब लोग हम लोग यहाँ पे लेस कर देते थे, जैसे आपके इंटरेस्ट हो गया, इस अलग अलग एक्सपेंसेस होते। फिर ये सारे एक्सपेंसेस को लॉस करने के बाद जो भी आपको नेट में लास्ट में बचता था वो था आपका नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो नॉर्मली इस तरीके से हम लोग नॉर्मली सिंगल एंट्री में हम लोग सम सॉल्व करते थे। तो नॉर्मली सिंगल एंट्री में नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों दिया गया होता है, और उसके बेसिस पे आपको क्या बोला जाता है, और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए गए होते हैं, और उसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना होता है। तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको आपको असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो आपको क्या आता था, आपका ओपनिंग कैपिटल आता था। और आपका क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता था, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई होगी तो उसके आपके असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। तो इस तरीके से नॉर्मली एक छोटा सा टॉपिक हमने देखा था सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हालांकि ऐसा ही तो इतना रेलेवेंस नहीं था, फिर भी हमने एक बार समझ लिया कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें आती थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपके 11th के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे और हमने पूरा 11th का सिलेबस फास्ट ट्रैक बेसिस पे एक बार फटाफट रिवाइज कर लिया है, और इवन हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए हैं। तो ये आप देख सकते हो आपका हमने पूरा क्लास 11th का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक सारे हमने एक बार चैप्टर्स फटाफट रिवाइज कर लिए हैं, और बहुत सारे हमने यहाँ पे बेसिक्स भी देख लिए अकाउंट्स के, जो कि आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा आपको क्लास 12th का अकाउंट्स नहीं समझेगा। तो इस लेक्चर का हमारा यही पर्पस था कि आपको हम पूरे क्लास 11th का पूरा एक बार सिलेबस एक बार वापस से रिवाइज करा दे, और आपके बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो एक बार क्लियर कर दे। तो ये हमारा आज का इस लेक्चर का यही पर्पस था। तो जनरली मैं पर्सनली सभी स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो हमारा लेक्चर है ये आप एक बार क्लास 12th की अकाउंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले एक बार ये लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, पूरा क्लास 11 का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। और इवन ये लेक्चर आपके जो क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर वो रिवाइज करना चाहे तो एक बार ये पूरा लेक्चर वो देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लास 11 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद फुल रिवीजन हमने एक बार कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्लास 12 एक्चुअली चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारे क्लास 12 का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जरूर बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।